हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एंड ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे, इस पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा चौथा लेक्चर वीडियो है इस टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, क्या लीगल स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट। और एक बात और है कि बिजनेस स्टडीज की हमारी ये जो प्लेलिस्ट है, इस सीरीज में आज मेरा 46 लेक्चर वीडियो है। 45 लेक्चर वीडियो इस सीरीज में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ना आज क्या पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैंने बताया, जब कंपनी फॉर्म होती है तो लीगल स्टेप फॉलो किए जाते हैं, लीगल प्रोसीजर होता है। तो इन स्टेजेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं ना, इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो जब कंपनी फॉर्म होती है तो इसके जो प्रोसीजर है, 3 स्टेप है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हम डिटेल में प्रमोशन क्या है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जब कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है तो 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सब भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं मार्क करूंगी एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताया था। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू किया जाता है जब कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, तो वो सब हमने डिटेल में समझा। इनकॉर्पोरेशन का क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हमने समझा। सीआईएन नंबर कंपनी को इशू किया जाता है तो वो क्या होता है वो भी देखा। तो ये सब हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम तीसरा जो स्टेज होता है कंपनी फॉर्मेशन का, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। 6 स्टेप्स होते हैं। जब कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है तो 6 स्टेप्स होते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्लाइड में आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो भी कंपनी फॉर्म को होने में, तो ये 3 स्टेप में से डिवाइड किया गया है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, आज हम ये पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक, तो सबसे पहले बात है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल या कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर हो गई है। अब कंपनी को क्या चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है ना। थोड़ा सा पैसा कंपनी के पास होगा, ठीक है, कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा होगा, लेकिन उतने पैसे से काम नहीं चलेगा, कंपनी को फंड की जरूरत है। तो एक तरीका कंपनी के पास ये है कि कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो, ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 2 टाइप की कंपनी होती है। डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ टाइप ऑफ कंपनीज मैंने जब पढ़ाया है। ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनी होती है ना, इट कैन रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी होगी ये पब्लिक से भी फंड रेज कर सकती है। कैसे रेज करेगी, ये देखिए, ये कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी चलाना है, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना, और पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर इट कैन रेज द फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। कैसे, इनको सिक्योरिटी इशू करके। ये जो कंपनी है इन जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करेगी। सिक्योरिटी मतलब वो शेयर भी हो सकते हैं, वो डिवेंचर भी हो सकते हैं, तो इनको वो सिक्योरिटी इशू करेगी एंड लोग क्या करेंगे, कंपनी को पैसा देंगे। कंपनी ने अपने शेयर दिए इनको और लोगों ने कंपनी को पैसा दिया। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो है जनरल पब्लिक से भी फंड रेज कर सकती है। किस तरीके से, बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसी को कहा जाता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कंपनी मार्केट से फंड रेज कर रही है, जनरल पब्लिक से फंड रेज कर रही है। ठीक, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं जब कोई पब्लिक कंपनी मार्केट से, पब्लिक से फंड रेज करे, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल से 6 स्टेप होते हैं। इन 6 स्टेप के नाम मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, आज इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेबी अप्रूवल, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये 6 सिंपल से स्टेप है, पर ये क्या होते हैं ये सब मैं आज के लेक्चर में डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है, तो कंपनी क्या इशू करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है,
प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? एक टाइप का इनविटेशन कंपनी पब्लिक को देती है कि जो जनरल पब्लिक है वो कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे, उसके बदले में उन्हें कंपनी के शेयर मिलेंगे। ठीक, तो ये 6 सिंपल से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। चलिए अभी इन स्टेप को मैं डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, ये सिंपल से 6 स्टेप है। सेबी अप्रूवल, उसी यही जो 6 स्टेप है ना, इन्हीं को मैंने ऐसे स्टेप में लिखा है। सेबी अप्रूवल, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर ब्रोकर अंडर राइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये 6 सिंपल से स्टेप है। चलिए पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 क्या है? सेबी अप्रूवल। ठीक, अगर मेरी कंपनी है, मुझे मार्केट से फंड रेज करना है, रजिस्टर हो गई है कंपनी, ठीक है, सेकंड स्टेप तक हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू हो गया है, अब मुझे मार्केट से फंड रेज करना है। ठीक है, जनरल पब्लिक से फंड रेज करना है, ये मेरी कंपनी है, अब मुझे पब्लिक से फंड रेज करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है ना, दैट इज सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है? कह लीजिए इंडियन कैपिटल मार्केट को, इंडिया का जो होल कैपिटल मार्केट है, इसको रेगुलेट करने वाली, गवर्न करने वाली जो बॉडी है, उसका नाम है सेबी। सेबी क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले, मेरी कंपनी है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेबी से अप्रूवल लेना होगा। सेबी देखिए मैं लिखा है, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री। हमारी इंडिया जो कंट्री है, उसकी सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट को, ठीक है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज सेबी, ये सेबी है। एंड सेबी ने कुछ गाइडलाइन इशू किए हैं। ठीक है, कि आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे या क्या क्या प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना है, ये सब सेबी ने गाइडलाइन में इशू किया है, तो मुझे वो गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। प्लस जो मैं प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करूंगी, तो उसमें मुझे प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। मेरी कंपनी है, मुझे अगर मार्केट से फंड रेज करना है, तो मुझे जो प्रोस्पेक्टस मैं इशू करूंगी, उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगी, ताकि इन्वेस्टर जो है प्रोटेक्टेड रहे, मतलब इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा ना हो कि कंपनी केवल पेपर पे थी, ठीक है, और मैंने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, बता दिया कि कहीं पे प्लांट है, जबकि कहीं पे प्लांट अभी स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, तो वही है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह ना हो, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो। तो ये सब कौन देखता है? सेबी देखता है। तो सेबी देखेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट सब सही हैं, तभी सेबी से अप्रूवल मिलेगा कि आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, सेबी अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, एक पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये जो पब्लिक कंपनी है, जनरल पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, लेकिन उसको, इसके लिए उसको जो नेसेसरी एडुक्वेट डिस्क्लोजर हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के, यानी मेरी कंपनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सेबी ने कहा है कि बताना जरूरी है, तो वो सब मैं अपने प्रोस्पेक्टस में उसको सारी बातें बताऊंगी। मार्केट से मैं कितना फंड रेज कर रही हूँ, मेरा प्लान कहाँ है, इस फंड का मैं कहाँ यूज करूंगी, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें कौन कौन है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगी जो सेबी ने कहा है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की जाएगी। देखो, नॉट हाइड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की जाएगी। और ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है? इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा होती है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जब मिल जाता है, जब सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, सेबी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, सब सही होते हैं, तो सेबी आपको क्या करती है? अप्रूवल देती है। अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप जाते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अगले स्टेप पे। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया, सेबी से अप्रूवल लेना होता है अगर मार्केट से फंड रेज करना है तो। दूसरा जो स्टेप है, दैट इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरा स्टेप क्या है? फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, जब आप कॉलेज में, एग्जाम्पल आपका कॉलेज का लेके बताती हूँ, आप बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम कर रहे होंगे, ठीक है, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए होंगे, तो आपको कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस दिखाया गया होगा ना, प्रोस्पेक्टस के साथ आपका एडमिशन का फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या था? उस प्रोस्पेक्टस में उस कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी ना। वो जो प्रोस्पेक्टस आपको कॉलेज का दिया गया था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कॉलेज का मतलब विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेसमेंट का क्या फिक्र रहा, रिजल्ट का क्या रहा, एकेडमिक एक्टिविटीज कैसी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कैसी हैं, सब कुछ, उसका कैंपस कैसे, सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना, फैकल्टीज कैसे हैं, ठीक है, मेरिट होल्डर कौन कौन है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना प्रोस्पेक्टस में। तो इन द सेम वे, उसी तरीके से जब कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है, ये जो कंपनी है मार्केट से फंड रेज कर रही है, तो वो क्या करेगी? एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। सेबी से अप्रूवल मिल गया, इसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। उस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है उसके पास भी फाइल की जाएगी।
एंड इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी क्या करती है, ये प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है ये एक तरीके का इन्विटेशन होता है। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि पब्लिक जो है हमारी कंपनी में पैसा लगाए, हम उसको अपनी कंपनी के शेयर देंगे या डिवेंचर, अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो डिवेंचर देंगे एंड हमारी कंपनी में लोग पैसा लगाएं, अब डिपॉजिट दें, ठीक है, पैसा लगाएं और हम अपनी कंपनी के शेयर देंगे, ठीक है, या डिवेंचर देंगे। तो अगर डिवेंचर इशू कर रही है तो डिवेंचर देंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का क्या होता है, कंपनी के केस में इन्विटेशन होता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट कह लीजिए है, ठीक है, ये कंपनी की कोई नोटिस भी हो सकता है, कोई सर्कुलर भी हो सकता है या कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी जो है जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रही होती है कि हम ये आईपीओ जानते हैं ना, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वही हम आईपीओ लेके आए हैं जिसमें पर शेयर की प्राइस ये है, आपको इस लॉट में ये शेयर मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद जब शेयर अलॉट होंगे तो ये किस स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट होंगे और कितना मार्केट से फंड रेज कर रही है कंपनी और इस फंड का कहाँ यूज करेगी, सारी डिटेल, ठीक है, या कंपनी का पास जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो क्या रहा, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी इस प्रोस्पेक्टस में शो करती है, ठीक है, बताती है। और फिर प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करता है कि भाई मैं इस कंपनी में पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यही होता है ना। ऐसे ही तो हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, हमें कुछ प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो और वो सही इन्फॉर्मेशन हो। तो सही इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, सेबी से अप्रूवल मिल जाए, तो यानी वो इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। अब एक बात है, उसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सेबी से अप्रूवल मिला है, यानी उसमें कोई गलत चीज नहीं है, कोई भी गलत या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है, जितनी भी इंफॉर्मेशन सेबी ने कहा है वो फुल्ली डिस्क्लोज है, ठीक। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। स्टेप 3 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। तीसरे स्टेप में कंपनी क्या करती है, देखिए पहले स्टेप में सेबी से अप्रूवल मिल गया, प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है कंपनी। अब तीसरे स्टेप में कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करती है, बैंकर को अपॉइंट करती है, ब्रोकर को अपॉइंट करती है, अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। बैंकर कौन होता है, बैंकर ऑफ द कंपनी कौन होता है, देखिए कंपनी, मेरी अगर कंपनी है, मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हूँ और अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्या होगा, लोगों की तरफ से पैसा आएगा, डिपॉजिट आएगा, एप्लीकेशन मनी के साथ लोग पैसे भी तो भेजेंगे, तो इतना पैसा मैनेज कैसे होगा, तो उसके लिए कंपनी एक बैंकर अपॉइंट करती है, ठीक है। इस बैंकर का काम होता है कि प्रॉपरली सबके पैसे को मैनेज करना, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है ये सब प्रॉपरली मैनेज करना, तो उसके लिए एक प्रॉपर बैंकर अपॉइंट किया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, ब्रोकर अपॉइंट करना। तो ये ब्रोकर का क्या क्या काम होता है, ब्रोकर का काम होता है कि ये जो मैंने जो आईपीओ लेके आई हूं, मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आई हूं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को इनकरेज करना, पब्लिक को इनकरेज करना कि मेरी कंपनी में शेयर परचेज करें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकर का काम आता है। तीसरा जो मैं अपॉइंट करूंगी वो क्या होगा, अंडर राइटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अंडर राइटर क्या होते हैं, देखिए एक केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, खैर मैं जब शेयर कैपिटल मैंने पढ़ाया है ना तो ये सब डिटेल में पढ़ाया है। देखिए एक होता है केस अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि सपोज करिए मैंने मार्केट में 1000 एप्लीकेशन फ्लोट की, ठीक है, मार्केट में 1000 एप्लीकेशन मेरी कंपनी थी, मैं एग्जाम्पल है केवल, ठीक है, मार्केट में 1000 शेयर मैंने फ्लोट किए और मेरे पास जो वापस एप्लीकेशन आई वो शायद केवल 600 लोगों ने एप्लीकेशन 600 शेयर की एप्लीकेशन मेरे पास वापस आई, ठीक। लोगों को शायद ट्रस्ट नहीं था मेरी कंपनी पे, मेरी कंपनी अभी नई नई स्टार्ट हुई थी तो लोगों का फेथ इतना नहीं था। 1000 एप्लीकेशन मैंने फ्लोट किया और 600 एप्लीकेशन मेरे पास केवल वापस आई, मतलब वापस नहीं आई, सॉरी, मतलब 600 जो लोग हैं 600 शेयर्स हैं वो लोगों ने खरीदे, मैंने 1000 शेयर मार्केट में फ्लोट किए थे, 600 शेयर बाय हुए, सब्सक्राइब हुए, ठीक। तो यानी 400 तो नहीं बिके ना, तो अंडर सब्सक्रिप्शन, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब हुआ, 1000 में से केवल 600 सब्सक्राइब हुआ, इतने खरीदे गए, तो ये होता है केस अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, देयर इज अ नीड ऑफ अंडर राइटर, एक अंडर राइटर की जरूरत पड़ती है। अंडर राइटर का रोल क्या है कि बचे हुए जो 400 शेयर है ना जो मार्केट में नहीं बिके, अंडर राइटर इनको खरीदता है, ये जो बचे हुए 400 शेयर, 600 तो पब्लिक ने खरीद लिए, जो 400 नहीं खरीदे वो अंडर राइटर खरीदेगा मेरे शेयर,
ठीक है, एंड उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो अंडरराइटर मेरे 400 शेयर खरीद लेगा और उसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करेगा और उन शेयर को अपने पास रखेगा, और जब आगे चल के मेरे शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, एनएससी या बीएससी में लिस्ट होंगे, और जब इनकी प्राइस आगे बढ़ जाएगी तो अंडरराइटर इनको बेच देगा। ठीक है, तो अंडरराइटर को प्रॉफिट हो गया ना, इधर कमीशन भी मिल गई और फिर जब कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ गई तो अंडरराइटर उसको बेच दिया, तो वहां से भी इसको प्रॉफिट हो गया। अब मेरा भी तो फायदा हुआ। मेरा फायदा ये हुआ कि जो 400 शेयर मेरे मार्केट में नहीं बिके थे वो अंडरराइटर ने खरीद लिए, तो इससे मुझे पूरा पैसा मिल गया, 1000 शेयर का मुझे पूरा पैसा मिल गया, और इससे मैं अपनी कंपनी अच्छे से रन कर पाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ अंडरराइटर। ठीक, तो फिर तीसरा स्टेप क्या है, बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर अपॉइंट किए जाते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप कह लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है। देखिए, जब हम, ये मेरी कंपनी है, मैंने 1000 शेयर मार्केट में फ्लोट किए, ठीक है, बट एक चीज और, एक नॉर्म है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कह लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, यानी मेरे कम से कम इतने शेयर तो बिकने ही चाहिए, तभी ये आईपीओ, आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तभी ये आईपीओ सक्सेसफुल माना जाएगा तभी ये आईपीओ आगे एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, सबका एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया जाएगा। ठीक, कब वापस कर दिया जाएगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है अगर वो रीच नहीं हुआ तो। ये देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यानी ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी जब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, यानी कंपनी जब मैं आईपीओ लेकर के आई, ठीक है, लोगों को कहा कि मेरे शेयर खरीदो, 1000 शेयर मैंने मार्केट में फ्लोट किए, ठीक है, तो ये जो क्लॉज है ये क्या कह रहा है कंपनी एक्ट का, कि जब मैंने आईपीओ लेके आई तो कम से कम इसका जो है 90%, 1000 का जो 90% है उतना शेयर तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, यानी इसका 90% तो लोग खरीदे ही खरीदे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मेरा जो ये आईपीओ है ना इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन मनी वापस कर दी जाएगी। और ऐसा क्यों किया गया है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, और ऐसा क्यों किया गया है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज क्यों जोड़ा गया है, ताकि जो कंपनी है उसको जितने नेसेसरी फंड की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम कंपनी के पास इकट्ठी हो पाए। ठीक है, मतलब कंपनी आधे अधूरे पैसे के साथ, लोगों का कुछ पैसा आया जैसे 500 शेयर बिके, उसके साथ अपना ऑपरेशन ना शुरू करे तो फिर कंपनी ढंग से नहीं काम कर पाएगी ना, तो इसीलिए कंपनी को जितने पैसे की जरूरत है वो इकट्ठा हो पाए, इसलिए ये क्लॉज जोड़ा गया है। तो देखिए क्यों जोड़ा गया है, टू प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडिक्वेट रिसोर्स। ठीक है, इस उससे जोड़ा गया है। ठीक, देखिए मैं लिखा है सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो लिमिट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वो कितनी है, 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, यानी जितने शेयर इशू किए जा रहे हैं उसका 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, यानी 90% शेयर बिकने ही चाहिए। और अगर लेस देन 90% शेयर बिकते हैं, इशू साइज के लेस देन 90% बिकते हैं तो अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड, तो शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे, और जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था चौथा स्टेप। पर आगे बढ़ने से पहले ना, पांचवें और छठे स्टेप को पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल, दिस इज माय सेकंड चैनल, एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, काफी न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, हर दिन, बट उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसीलिए ये बताना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, इवन इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और एक बात और है, ये अभी तक है, नवंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है, इन दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताते रहा करिए कि मैं जो लेक्चर वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, वो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर किया करिए। एंड अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 क्या है, अब एक बात है, ये जो स्टेप 5 है ना, इन्होंने यहाँ पे बुक में स्टेप 5 को यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो है ना
जब प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया जाता है ना, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उससे पहले ये काम कर लिया जाता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब देखिए, अभी ये कंपनी आईपीओ लेके आई, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये कंपनी थी, इसने अपने शेयर फ्लोट किए मार्केट में, मेरी कंपनी है, मैंने एप्लीकेशन फ्लोट किए, लोगों ने खरीदा शेयर, ठीक है। अब इसके बाद लोग क्या शेयर अपने पास रखने के लिए खरीदा है? नहीं, वो क्या होगा, शेयर आगे चल के, ठीक है, जब शेयर अलॉट हो जाएंगे उसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या फिर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे जाके शेयर लिस्ट होंगे, ठीक। फिर उसके बाद मेरे अगर इस इन्वेस्टर को, मेरा ये जो शेयर होल्डर है, इसको अगर शेयर बेचना है तो ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके उन शेयर को बेच देगा, तो अपना प्रॉफिट कमा के निकल सकता है, ठीक। तो इस ये रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज का। बट जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, अपनी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है, तो उसमें एक चीज और मेंशन होती है कि आगे चल के ये शेयर किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, एनएससी में, बीएससी में, या किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, ये उस प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। तो लिखा तो तब रहेगा ना जब आपने एप्लीकेशन दी होगी स्टॉक एक्सचेंज में। मेरी कंपनी है, मैं प्रोस्पेक्टस में तभी लिख सकती हूँ ना कि एक शेयर आगे चल के एनएससी में लिस्ट होगा, जब मैंने एनएससी से परमिशन ली है, तभी तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ये आगे चल के एनएससी में लिस्ट होगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये पहले होता है प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देती हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी है, मैं स्टॉक एक्सचेंज, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दूंगी, उनसे परमिशन लूंगी कि मेरा जो शेयर या डिबेंचर है वो आपके यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है। और अगर एक बात और है, अगर मुझे परमिशन नहीं मिली तो, परमिशन नहीं मिली तो क्या होगा, मेरा स्टॉक एक्सचेंज जाके कहीं लिस्टिंग नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये आईपीओ फेल, लिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये आईपीओ फेल। कोई जो अलॉटमेंट मैंने किया था, शेयर होल्डर को जो अलॉटमेंट किया था, वो सब वॉइड हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। इवन ये स्टेप पहले होता है, अब थोड़ा सा चेंज आ गया, एक्चुअली ये बुक में बहुत पुराना लिखा हुआ है कि इसमें बाद में ये स्टेप होता है, ये बहुत पहले हो जाता है। अब वही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के ये स्टेप पहले होता है, प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन होता है कि मेरी कंपनी का शेयर कहां जाके लिस्ट होगा। तो अगर मुझे परमिशन ही नहीं मिली है तो यानी मैं प्रोस्पेक्टस में मेंशन ही नहीं कर सकती ना, तो यानी मेरा आईपीओ ही नहीं आएगा। आईपीओ लाने से पहले मुझे स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी होती है कि मेरा शेयर जाके आपके यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगी अपने प्रोस्पेक्टस में, ठीक, क्योंकि लोगों का भी तो फेथ बनेगा ना कि ये जो शेयर है, ये जब हम खरीदेंगे उसके बाद इसको बेचेंगे कहाँ पे, तो बेचेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक। तो ये स्टेप 5 हुआ। स्टेप 6, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसके बाद होता है अलॉटमेंट। सारी चीजें हो गई, अब होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अच्छा एक खास बात है, देखिए जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने शेयर इशू किए, लोगों ने एप्लीकेशन मनी दी, ठीक है, लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दी। एप्लीकेशन मनी का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन के साथ पैसा भिजवाया, मैंने मार्केट में एप्लीकेशन फ्लोट की ना, लोगों ने एप्लीकेशन भर के मुझे दी और उसके साथ मुझे पैसा भिजवाया, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आया, ठीक है। अब एक बात है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सबको शेयर अलॉट करूंगी। दरअसल क्या होता है ना, कभी कभार अगर मेरी कंपनी बहुत पॉपुलर है, बहुत बढ़िया मार्केट में गुडविल है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो हर कोई मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज करो मैंने 1000 शेयर मार्केट में फ्लोट किए, लेकिन हर कोई खरीदना चाहता है, ठीक। तो शायद जो है मेरे पास 2000 एप्लीकेशन वापस आई, 2000 एप्लीकेशन, 2000 शेयर खरीदने के लोगों की एप्लीकेशन आई मेरे पास, ठीक। तो क्या मैंने तो 1000 एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की थी, 2000 एप्लीकेशन मेरे पास वापस आई भर के, ठीक है। तो क्या मैं 2000 को अलॉट कर सकती हूँ शेयर? नहीं अलॉट करूंगी ना। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसी को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने शेयर कैपिटल में पढ़ा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ओवर सब्सक्राइब हो गया केस। और आजकल जिस कंपनी का आईपीओ आप देखिए, 2024 में बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आए थे, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर आए थे, तो आपने देखा होगा सारे शेयर क्या होते हैं, ओवर सब्सक्राइब होते हैं। कंपनी ने 1000 एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की, 2000 3000 एप्लीकेशन आती है। क्यों? क्योंकि हर कोई अब अवेयर हो गया है, शेयर्स में बहुत फायदा है, ठीक है, अगर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया जाए बहुत फायदा है, तो हर कोई शेयर खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस केस को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अब कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है, कंपनी के पास एक ऑप्शन ये है कि कंपनी क्या करे, रिजेक्ट कर दे फ्यू एप्लीकेशन, ठीक है। एक पहला ऑप्शन ये है ना, मैं रिजेक्ट कर दूं, मैं तो 1000 शेयर ही मार्केट में फ्लोट किए हैं, तो 1000 जो जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं को शेयर दूं, बाकी 1000 को क्या करूं, रिजेक्ट कर दूं, उनके पैसे वापस कर दूं। एक ऑप्शन ये है।
दूसरा ऑप्शन वैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ा होगा ना, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में सबको शेयर दे दूं। जैसे जिन्होंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट का अगर रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 5 दे दूं, जिसने 20 के लिए अप्लाई किया था उसे 10 दे दूं, जिसने 50 के लिए अप्लाई किया था उसे 25 दे दूं। तो इससे क्या होगा, सारे शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, सबको मिलेगा शेयर, कुछ ना कुछ मिलेगा। और पर इससे क्या होगा, मेरे पास जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा वो एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा ना। सबने तो 10 रुपए के, अगर कोई शेयर होल्डर है मिस्टर ए, इन्होंने 10 शेयर के हिसाब से मुझे पैसा भेजा था, मैंने इनको 5 शेयर ही अलॉट किए, तो इनका तो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आ गया ना। तो इनका एक्स्ट्रा पैसा मैं रिटर्न, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इनका या तो पैसा रिटर्न कर दूं, या आगे की जो अलॉटमेंट की स्टेज है उसमें ये पैसा एडजस्ट कर दूं, ऐसा करूंगी ना। ठीक है, तो और फिर उसके साथ ही जब अलॉट कर दूंगी शेयर, तो मैं इनको क्या दूंगी, अलॉटमेंट लेटर दूंगी। ये मिस्टर ए है, इनको अगर मैंने 5 शेयर अलॉट किए हैं तो इनको मैं दूंगी अलॉटमेंट लेटर। ठीक, तो ये सिंपल से 6 स्टेप होते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक बात और है, जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको इधर अलग से लिखी हुई है। जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, ये मेरी पब्लिक कंपनी है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जनरल पब्लिक से ही पैसा उठाऊं। मेरी पब्लिक कंपनी है तो कोई जरूरी नहीं है, मेरा मन है तो मैं जनरल पब्लिक से उठाना चाह रही हूँ, पैसा लेना चाह रही हूँ, बट कोई जरूरी नहीं है कि मैं पब्लिक को इन्वाइट करूं कि वो मेरे कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पब्लिक से नहीं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या कुछ बड़े जो इन्वेस्टर्स है ना, बड़े इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूशन जो पैसा लगाते हो ना, उनसे बात कर लूं। मैं एक एक जनरल पब्लिक से पैसा ना उठाऊं, मैं कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, इनसे बात कर लूं, इनको शेयर इशू कर दूं। ठीक है, और ये मुझे थोड़ा सा मोटा अमाउंट ये दे दे। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए मुझे 6 लाख की, एग्जाम्पल मैं छोटा सा ही ले रही हूँ, 6 लाख की जरूरत है, तो मैं 600 लोगों से फंड रेज करूं, और एक ऑप्शन है कि 3 लोगों से 2-2 लाख इशू फंड रेज कर लूं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, एंड इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी हमने पब्लिक से नहीं पैसा उठाया, हमने कुछ बड़े बड़े जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे इनसे पैसा रेज किया, तो इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड इस केस में क्या है, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ऐसी जरूरत नहीं होती है, इनको अपने कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, पर ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है, एक स्टेटमेंट। पर ये होता है प्रोस्पेक्टस की जगह जो है ना, एक स्टेटमेंट इशू किया जाता है, एक स्टेटमेंट इनको भी इशू किया जाता है, और एक स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास भी फाइल किया जाता है अलॉटमेंट करने से पहले। ठीक है, तो ये था पूरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पूरा चैप्टर है ना, ये इसी के साथ फिनिश होता है। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, एक एक पॉइंट मैंने कोशिश की है कि आपको मैं क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।